हे भगवान, 3 एसी चल रहे हैं हॉल में, लेकिन फिर भी मेरी सास मुझसे इतना काम लेती है कि मेरे कपड़े सारे पसीने से तर हो गए। ये फर्श चाहे कितनी ही धो लो, छोटी छोटी चीजों के ऐसे निशान लगते हैं इस पर कि मेरे शरीर की सारी ताकत खर्च हो जाती है इन्हें निकालने में। क्या सपना देखा था मैंने 2 BHK में आने का, और क्या हो रहा है मेरे साथ। महंगा वाला पत्थर है, तू क्या जाने मेरे 2 BHK हाउस के बारे में, इसमें कितना पैसा लगा हुआ है। चल जल्दी जल्दी से हाथ चला, सारा साफ हो जाना चाहिए, और हाँ जरा रगड़ कर साफ करना। यामिनी तन्वी से ऐसे बोलते हुए चली गई। तन्वी यामिनी की बहू थी। यामिनी एक अमीर औरत थी, लेकिन वो तन्वी से बहुत ज्यादा घर के काम करवाती थी। चलो ये भी धुल गया। ये संडे का दिन क्यों आ जाता है। मायके में मैं सोचती थी कि जल्दी से संडे आए, लेकिन ससुराल में चाहती हूँ कि संडे कभी ना आए। यहाँ इतना काम जो करना पड़ता है, ऊपर से मेरी सास इतनी खड़ूस है। एक तरफ तन्वी इस तरह से खुद से ही बातें कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन। हे भगवान, ये सफाई तो जब भी करो तभी हिला देती है। कितना ज्यादा पसीना आ रहा है। बहू, हाय मेरी बच्ची, कितनी ज्यादा पसीने में नहा गई। आजा यहाँ बैठ, मैं तुझे हवा कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, रहने दो। आप क्यों मुझे हवा करोगी, मैं कर लूंगी। वो तो मैं भी जानती हूँ कि तू कर लेगी, लेकिन बहू मुझे करने दे। जब तू ऐसे काम करती है तो मेरा दिल करता है कि इस झोपड़ी घर को किसी अच्छे मकान में बता दो और नौकर चाकर रख लो। तेरे को मुझे ऐसे काम करते हुए देखा नहीं जाता। सुख देने के बजाय दुख ही मिल रहा है तुझे इस घर में। गंगा ऐसी बातें करते हुए राधा को हवा करने लगी। राधा तन्वी की ही बहन थी, जिसकी एक गरीब औरत गंगा के बेटे से शादी हुई थी। एक तरफ तन्वी थी जो 2 BHK ससुराल में रह रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ राधा थी जिसकी बस छोटी सी झोपड़ी थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक रोज तन्वी ने राधा के पास फोन किया। हेलो राधा। हेलो, हाँ बोलो दीदी। और सुना, कैसी है तू, तेरे ससुराल में सब कुछ कैसा चल रहा है। छोटी सी झोपड़ी में ज्यादा दिक्कत तो नहीं होती ना तुझे। नहीं दीदी, बिल्कुल भी नहीं। मेरा घर भले ही छोटा सा है, लेकिन यहाँ रहने वालों के दिल बहुत बड़े बड़े हैं दी। और तुम जानती हो मेरी सासू माँ तो इतनी अच्छी है कि बस पूछो नहीं, मेरा बहुत ख्याल रखती है। आप बताओ दीदी, आपका सब कुछ कैसा है। मेरा तो सब कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा है। पता है मेरा 2 BHK हाउस इतना ज्यादा बड़ा है कि बस तुझे क्या बताऊं। उसमें 2 बेडरूम है, एक बड़ा हॉल है, मॉडर्न किचन है, मेरे घर की बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, और घर में जगह जगह एसी भी लगे हुए हैं। सब कुछ सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मैं तो 2 BHK ससुराल में आकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। चलिए अच्छा ही है दीदी कि हम दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में खुश हैं। अरे राधा बेटा, तुझे कितनी गर्मी लग रही है। ये ले, मैंने तेरे लिए शिकंजी बनाई है, ये पी ले। अभी अभी कपड़े सुखा कर आ रही है ना तू, इसीलिए गर्मी लग रही होगी। मैं नहीं चाहती मेरी फूल सी बच्ची की तबीयत खराब हो जाए। हरी माँ जी, आप क्यों मेरे लिए इतना परेशान होती रहती हैं। दीदी मेरी सासू माँ है ना, मैं काम कम करती हूँ, खुद मेरी फिक्र में ज्यादा घुलती हैं। अच्छा दीदी, मुझे अभी घर के काम है, तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। राधा ने ऐसे बोलकर फोन काट दिया। वहीं दूसरी तरफ तन्वी। राधा की सास कितनी अच्छी है, उन्होंने उसे शिकंजी बना कर दी, और यहाँ मेरी सास है जो मुझे एक गिलास कभी पानी भी नहीं पिलाएंगी। हाँ, लेकिन अब क्या ही हो सकता है। ये जिंदगी मैंने ही अपने लिए खुद चुनी थी, मैंने ही अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, तो अब किसी और को क्या दोष देना। तन्वी ऐसे बोलकर अपने पुराने दिनों में खो गई। हाँ, आज तो बहुत काम था। मेरा बॉस बिना एक नंबर का अक्कड़ खड़ूस सन की इंसान है। आज तो मुझे बुरी तरह से थका दिया। घर जाते ही राधा से ठंडा ठंडा नींबू पानी बनवा कर पीऊंगी। तन्वी ऐसे ही बोलते हुए अपने घर आई। वो एक कंपनी में जॉब करती थी, जहाँ से वो शाम के वक्त ही लौटा करती थी। आज भी वो शाम के ही वक्त घर पहुंची तो उसने देखा कि घर में अलग सी ही चहल पहल थी। क्या बात है, आज तो सभी के चेहरे बड़े खिले खिले लग रहे हैं। बात ही ऐसी है कि चेहरे तो खिल ही जाएंगे। तन्वी बेटा, तेरे और राधा के ये लड़के वालों ने प्रस्ताव भेजा है, कल वो तुम्हें देखने आएंगे। अरे तो अभी से आप लोग इतना खुश क्यों हो रहे। मेरा मतलब अभी तो बस प्रस्ताव आया है और हम भी उन्हें नहीं जानते, तो फिर रिश्ता अच्छा ही है तन्वी। एक तो 2 BHK हाउस के मालिक है, और दूसरे बस गरीब झोपड़ी से ही है, लेकिन लोग अच्छे हैं। 2 BHK हाउस को सुनकर तन्वी की आंखें बड़ी हो गई और वो जल्दी से बोली, माँ अगर ऐसा है कि 2 परिवारों से रिश्ता आ रहा है, तो आप मेरा रिश्ता अमीर परिवार में तय कर देना। वैसे भी मैं जॉब करने वाली आजाद लड़की हूँ, तो मैं छोटे मोटे से लोगों के बीच में नहीं रह पाऊंगी। तन्वी, लेकिन ये तो लड़के वालों की पसंद के ऊपर है बेटा, कि उन्हें तू पसंद आए या राधा। कोई बात नहीं माँ, अगर दीदी अमीर 2 BHK ससुराल जाना चाहती हैं, तो दीदी की ही बात आप उनसे करना। बाकी गरीब घर में मैं शादी कर लूंगी। वैसे भी जमीन या दीवारें बड़ी होने से क्या होता है, दिल बड़ा होना चाहिए, तो घर में भी दिल लग ही जाता है। राधा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। बस फिर क्या था, अगले ही दिन दोनों बहनों को देखने लड़के वाले आ गए, जहाँ तन्वी की शादी अमीर परिवार और राधा की शादी गरीब परिवार में तय हो गई। मैं तो किसी से ससुराल की बुराई भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये जिंदगी मैंने खुद अपने लिए चुनी है। अरे क्या खुद से ही बैठकर बकर बकर किए जा रही है। खाना नहीं बनाना है तुझे। नहीं बनाना है मुझे खाना। अगर खाना चाहिए तो खुद बनाकर खा लो। ये आवाज ऊंची करके क्या साबित करना चाहती है। मुझसे ऐसे बात ना करना, जा जाकर खाना बना। माँ जी, मैंने इतने काम किए हैं आज की, उन सबको करके मैं बुरी तरह से थक गई हूँ। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, खाना तो तू ही बनाएगी। यामिनी ने तन्वी की एक नहीं समझी। अंत में तन्वी को ही खाना बनाने जाना पड़ा। क्या खाक मेरा 2 BHK का ससुराल है। अरे जो काम मैंने घर में नहीं किए वो यहाँ करने पड़ते हैं। रसोई में खड़े खड़े पाँव कर जाते हैं, लेकिन ये काम ही खत्म नहीं होता है। मैंने तो सोचा था कि मुझे ससुराल में नौकर चाकर मिलेंगे, लेकिन सब कुछ मेरी सोच के खिलाफ हो गया। एक तरफ तन्वी गुस्से में खाना बनाते हुए इस तरह अपनी जिंदगी को कोस रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ, अरे किशन जी, ये पन्नी में क्या है। राधा, ये जलेबियाँ हैं, पेट में निकाल कर खा लो, अभी गर्म है। आप ये जलेबी क्यों ले आए। मेरा मतलब, एक तो पहले ही घर में कितनी तंगी चलती रहती है, ऐसे में ये सब। कोई बात नहीं है राधा, मैं तुम्हें कुछ बड़ी चीज तो देने से रहा, तो अब क्या इन छोटी मोटी चीजों के लिए भी तुम्हें तरसाऊं।
प्लेट में निकाल लो, माँ को भी जलेबी बेहद पसंद है, तो चलो तीनों साथ खाएंगे। किशन की बात पर राधा ने एक प्लेट में जलेबी निकाली और उसे चारपाई पर रखकर तीनों बहू बेटा और सास उस चारपाई पर प्लेट के इर्द गिर्द बैठ गए और जलेबी खाने लगे। मैं इन जलेबियों के स्वाद से बता सकती हूँ कि तो इन्हें कहाँ से लाया है। आपकी और राधा की मनपसंद जगह पर ले आया हूँ माँ। वैसे परिवार के साथ ऐसी चीजों का स्वाद और भी बढ़ जाता है ना। ऐसे ही खाते हुए पूरा परिवार छोटी सी खुशी को एंजॉय कर रहा था। एक बहन थी जो छोटी सी गरीब झोपड़ी में भी खुश थी, तो वहीं दूसरी बहन थी जो अमीर 2 BH के ससुराल में भी खुश नहीं थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक रोज अब बाहर के काम भी सारे मुझे ही करने पड़ते हैं। अब ये बाजार से जरा सा सामान आना था, तो इसके लिए भी माँ जी ने मुझे ही परेशान किया। अरे ये क्या, जब मैं गई थी तो सारी खिड़की दरवाजे खोल कर गई थी और अब सब कुछ ही बंद है। नहीं, ऐसे अंदर घुसना सही नहीं रहेगा। पहले मैं बाहर से देखती हूँ कि बात क्या है। तन्वी ने समझदारी दिखाई और बंद खिड़की दरवाजों को देखकर वो एकदम से अंदर नहीं गई। उसने बाहर से ही खिड़कियों से झांक कर देखा और खिड़की से घर के अंदर का मंजर देख वो चौंक गई। अंदर 2 आदमी थे जिन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ था और वो दोनों ही उसकी सास को चाकू दिखाकर उससे पैसे अपने बैग में भरवा रहे थे। ये भगवान, ये हमारे घर में कौन लोग घुस गए हैं? देखने से तो डाकू लुटेरे लग रहे हैं। अब मैं क्या करूं? तन्वी बाहर से ही चौकन्नी हो गई और उसने पुलिस को बुला लिया। कुछ ही देर में पुलिस आ गई और उन दोनों डाकुओं को उन्होंने रंगे हाथों पकड़ लिया। माँ जी आप ठीक तो है ना? उन डाकुओं ने आपको कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना? नहीं बहू। माँ इसीलिए कहते हैं कि घर की शांति को भंग नहीं करना चाहिए। आप दोनों सास बहू के कलेश से घर में अशांति आती है और कहते हैं कि कलेश या तो जान ले डूबती है या माल। अमित की बात सुनकर यामिनी और तन्वी की नजरें शर्म से झुक गईं। अब वो समझ गई थी कि कलेश घर में किन किन मुसीबतों को दावत दे सकती है। उन दोनों सास बहू ने इस घटना के बाद से एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना शुरू किया। वहीं दूसरी तरफ राधा के पति किशन का भी अब दूसरा और अच्छा काम लग गया था, जिससे उनके भी हालात बदलने लगे और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। अरे ये क्या सिमरन, तुम दहेज में 4 AC ही लेकर आ गई? भला गाँव में AC की क्या जरूरत है? दीदी आप शुरू से ही गांव में रह रही हैं, पर मैं आपकी तरह गवार नहीं, शुरू से शहर में रहती आई हूँ और मुझे 4 AC में सोने की आदत है। इसीलिए मैं अपने साथ दहेज में 4 AC ही लेकर आई हूँ, क्योंकि दिवाकर ने मुझे पहले ही बता दिया था कि आप लोगों के पास AC नहीं है। कोई बात नहीं बहू, हम समझ सकते हैं। मैं अभी दिवाकर को बोल देती हूँ AC वाले से बात कर ले। इतना बोलकर आशा वहाँ से चली जाती और दिवाकर AC वाले से बात कर लेता है। अगले ही दिन AC वाला आकर सिमरन के कमरे में चारों AC लगाकर चला जाता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और जहाँ सिमरन अपने कमरे में AC की ठंडी हवा खा रही होती है, तो वही सुमन भी मौका मिलते ही खेत चली जाया करती। ऐसे ही एक दिन, माँ जी सिमरन देखिए ना, आज का मौसम कितना अच्छा हो रहा है। मैं पापा जी को सब्जी के खेतों में खाना देने के लिए जा रही थी। मैं तो कहती हूँ कि आज आप दोनों भी मेरे साथ चलिए, घंटे 2 घंटे वहीं बिता कर आएंगे। मुझे कोई शौक नहीं है इस गर्मी में बाहर जाने का। आप जाओ, मैं अपने कमरे में ही सो लूंगी। कोई बात नहीं बड़ी बहू, मैं चलती हूँ तेरे साथ। गवारपन की भी हद होती है। इन लोगों को AC से ज्यादा बाहर की हवा पसंद है, वो भी इतनी गर्मी में। जहाँ मन ही मन सिमरन मुंह बना रही होती है, तो वहीं सुमन अपनी सास के साथ अपने ससुर के लिए खाना लेकर खेत में जाती है, जहाँ विनोद सब्जियों के खेत में पानी दे रहा होता है। सुनिए जी, कुछ हरी सब्जी तोड़ लेना और अब जाकर पहले खाना खा लीजिए। हाँ भाग्यवान, बस अभी आता हूँ। इस तरह सुमन अपनी सास और ससुर के साथ वहीं पर बैठकर खाना खाती है और कुछ देर बाद आशा अपने पति और बहू के साथ कुछ सब्जियां खेत से तोड़कर घर ले जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात, बहू रात हो गई, जल्दी से खाना लगा दे, तेरे ससुर जी भी खेत से आते होंगे। भाभी मेरा खाना कमरे में ही लगा देना, मैं तो AC की हवा में बैठकर ही खाऊंगा। इतना बोलकर दिवाकर अपने कमरे में चला जाता है और सिमरन के साथ AC में खाना खाता है। और कुछ देर बाद एक बार फिर सुमन सबसे बोलती है, ये लो देवरानी जी, फिर से लाइट चली गई। अब क्या फायदा कमरे में खाना खाने का? देवर जी को बोलो कि वो हम सबके साथ ऊपर छत पर चले, ठंडी हवा में बैठकर खाना खाएंगे। और मैं तो आज छत पर ही सोऊंगी। आप भी कभी छत पर सोकर देखो, बहुत अच्छा लगता है। दीदी मैंने घर में AC इसलिए नहीं लगवाई ताकि मैं गवारों की तरह छत पर सोऊं। आपको पसंद है, आप सो जाओ। इतना बोलकर सिमरन खाना लेकर बाहर जाती है, पर सुमन अपनी देवरानी की बातों को दिल पर नहीं लेती और सभी लोग मोमबत्ती जलाकर छत पर खाना खाते हैं। घर में लाइट नहीं है, पर देखा हमारा कमरा अब भी ठंडा है। पर इन लोगों को क्या, इन गवारों को तो आदत है खुले आसमान के नीचे सोने और खाने की। क्या सिमरन तुम भी ना, अब उन्हें पसंद है खुले में सोना, छोड़ो ना उन्हें। दिवाकर की बातें सुन सिमरन मुंह बना लेती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक शाम फिर से लाइट चली जाती है। हे भगवान, इस लाइट का तो कुछ समझ में ही नहीं आता, कभी आती है कभी जाती है। इतनी गर्मी लग रही है घर में, कमबख्त कहीं की, इस लाइट को भी अभी जाना था। लाइट चली गई तो क्या हुआ पापा जी? घर के पीछे आपने जो सब्जियों की खेती कर रखी है, वहाँ पर 2-3 खाट लगे हुए हैं। मैं तो कहती हूँ जब तक लाइट नहीं आ रही वहीं चलते हैं, वहीं सो भी लेंगे हम। बहू बिल्कुल सही कह रही है, मैं तो बहू के साथ चली जी। सिमरन तुम चलना चाहती हो तो तुम भी चलो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। नो थैंक्स। क्योंकि सुमन को बाहर छत पर और खेत में सोने की आदत होती है, इसलिए जब भी लाइट जाती तो सुमन अपने पूरे घर वालों को अपने साथ खेत में ले जाती। अब पूरा परिवार खेत में खाट लगाकर आराम से खेत में सोते हैं, तो वहीं गर्मी से परेशान सिमरन अपने पति से कहती है, कितनी गर्मी लग रही है यहाँ, कभी लाइट रहती भी है यहाँ या नहीं? सिमरन तभी तो भाभी तुम्हें कह रही थी कि खेत चलो, और अब तो मुझे भी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं भी खेत जा रहा हूँ सोने में, तुम्हारा मन हो तो आ जाना। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी उस गवार भाभी की बात मानने का।
अब दिवाकर भी सोने के लिए खेत चला जाता है, पर सिमरन अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। समय यूं ही बीतता है और एक दिन हे भगवान, इस एसी को क्या हो गया? घर में तो कोई है भी नहीं। पापा जी भी खेत गए हैं, अब किससे बोलूं? क्या हुआ देवरानी जी, तुम इतनी परेशान नजर क्यों आ रही हो? आपको बताने का भी क्या फायदा? आपको तो खुले में सोने की आदत है, ऊपर से मेरे एसी भी खराब हो गए हैं। इसीलिए कहते हैं देवरानी जी, सिर्फ एसी की हवा खानी सेहत के लिए सही नहीं। अगर आप मेरी तरह खुले में सोने की आदत डाल लेती तो आज एसी के खराब होने पर आपको इतनी दिक्कत न होती। और वैसे भी अब तो रात होने वाली है, अगर एसी वाले को मैं बुला भी लूं तो वो कल सुबह से पहले नहीं आने वाला। पर कोई बात नहीं, आपकी गवार जेठानी आपके लिए इतना कर सकती है। मैं अभी एसी वाले को फोन करती हूँ और उसे कहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके वो कल आकर सबसे पहले आपकी एसी ठीक कर दे। भले ही सिमरन सुमन को गवार कहती, पर ऐसे समय में भी सुमन अपनी देवरानी का ही साथ देती है। अब अगली सुबह एसी वाला एसी ठीक करके चला जाता है, पर एसी के पानी का पाइप कमरे के बाहर कर देता है, जिस वजह से एसी का सारा पानी कमरे के बाहर बाल्टी में स्टोर करना पड़ता है। सिमरन, मैं खेत जा रही हूँ, शायद रात को घर भी ना आऊँ। अगर तुम्हें खेत में सोना हो या तुम एसी की वजह से परेशान हो तो घर के पीछे ही खेत है, 10 किलोमीटर की दूरी पर आ जाना। इतना बोलकर सुमन खेत चली जाती है, जहाँ वो अपने ससुर के साथ सब्जियों की खेती करने में उनकी मदद करवाती है। ये क्या बहू, तू अपने साथ तकिया और चादर लेकर आई है? आज रात भी यहीं सोने का इरादा है क्या? हाँ काकी, आप तो जानती हैं कि मुझे खेत में सोना कितना पसंद है। यहाँ ठंडी ठंडी हवा लगती है और इसी बहाने में थोड़ा खेत की देखभाल भी कर लेती हूँ। तुम्हारी देवरानी नहीं आई? उसे एसी की आदत है काकी। इस तरह सुमन अपने ससुर का हाथ बंटवाती है और खेत में सब्जियों में कुछ केमिकल्स डालती है। देखते ही देखते रात हो जाती है और क्योंकि सुमन खेत में अकेली सो रही होती है, इसलिए आशा भी उसके पास आ जाती है और दोनों सास बहू खेत में खाट पर आराम से सोने लगती है। तो वहीं रात के अंधेरे में जब पानी पीने के लिए सिमरन उठती है तो एसी का पानी फर्श पर गिरे होने की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और उसे काफी चोट लग जाती है। हे राम,